नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़ वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं इमरान खान जी। नमस्कार। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त जो तनाव चल रहा था, उसी के बीच ऐसा लगता है कि अमेरिका ने कुछ ऐसे पॉइंट उठा दिए हैं इसराइल को साथ लेकर, जिसके बाद अब वो अरब के मुल्क जिन्हें लेकर यह कहा जा रहा था कि ईरान पर हमला अगर हुआ तो उसमें वो मदद कर सकते हैं, अब वो भी अमेरिका पर हावी होने यानी उनको लाल आंख दिखाने लगे हैं। वजह क्या है वो सबसे पहले मैं आपको थोड़े पॉइंट में बता दे रहा हूं कि इसराइल में जो है वो अमेरिकी के एक राजनयिक हैं, इनका नाम है माइक हकाबी। इन्होंने बातों बातों में एक ऐसी बात को छेड़ दिया जिसने अब इस पूरे कहीं ना कहीं एक नई विवाद को जो है वो रंग दे दिया है। इसमें पाकिस्तान भी अब घुस चुका है। इन्होंने कहा है कि अगर जो है इसराइल सब कुछ ले ले तो भी ठीक होगा, लेकिन वो आगे ये कह रहे हैं कि जहां वैध नियंत्रण है वो वहीं पर अभी रह रहे हैं, वो अपने आप को विस्तार नहीं दे रहे हैं। सवाल यह है इमरान जी कि इस जबकि पहले से तनाव देखा जा रहा था, उस बीच में इनके शब्दों के मायने क्या निकाले जाएं? ये कोई नई बात नहीं है दिव्यांशु, ये कोई बात नई है ही नहीं, लेकिन ये इस वक्त इसलिए भी कही गई या कहलवाई गई हो सकती है जिस तरह के हालात बन रहे हैं। उस बीच में एक बार फिर अमेरिका और इसराइल अपनी उस मंशा को साफ कर देना चाहते हैं। देखिए, आंख बंद करके अमेरिका इसराइल के साथ है और इसराइल का पूरी तरह से खुला ऐलान है, एजेंडा है, आज से नहीं बरसों से। न वो इस बात को कभी नकारते हैं। कई उनकी ऐसी निशानियां हैं, कई ऐसे प्रतीक हैं जिनके जरिए वो बार बार दुनिया को और खास तौर से अरब मुल्कों को संदेश देते रहे हैं कि आपकी जमीन दरअसल आपकी नहीं हमारी है, ये हमारा प्रॉमिस लैंड है। तो जो बात ईरान माफ कीजिएगा इजराइल में मौजूद अमेरिकी राजनयिक माइक हकाबी ने की है, जो राजदूत है वहां पर अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि अगर वो सब कुछ भी ले ले तो ठीक होगा। मतलब इजराइल अगर अरब खित्ते की सारी जमीन भी ले ले, अपने अंडर में कर ले, तो भी कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि वो इजराइल की ही है। ये वो ख्वाब है, ये वो तसव्वुर है, ये वो सपना है जिसे ग्रेटर इसराइल के नाम से जाना जाता है। और दुनिया में ग्रेटर इसराइल को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत बहसो मुबाहिसे होते हैं और इसराइल के लोग, इसराइल की आवाम ये खुलकर कहती है कि ये हमारा प्रॉमिस लैंड है, जिसका वादा हमसे करीब 2500 साल पहले किया गया था कि ये आपकी जमीन है और हम यहां पर बसे और अब हम उस हिस्से को भी लेकर रहेंगे, ये हमारा हक है। अब जब ये वो बात बार बार कहते हैं या अक्सर कहते हैं, तो उन्हें पर्दे के पीछे से या कई बार खुलकर उनके साथ आने वाले अरब मुल्क और मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्क भी तिल मिला जाते हैं। इस बार आपने पाकिस्तान का भी जिक्र किया, पाकिस्तान को भी बड़ी मिर्ची लग रही है। आपको वो बुरा तब क्यों नहीं लगता जब आप गजा को तबाह बर्बाद होते हुए 2.5 साल से देखते रहे? आपको वो बुरा तब क्यों नहीं लगता जब बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन के लोगों को इसराइल की जेलों में ठूस ठूस कर रखा गया? उस वक्त आप खामोश रहते हैं। आपको तब बुरा नहीं लगता जब आप प्रेसिडेंट ट्रंप के गजा पीस प्लान में बैठ रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और उसका हिस्सा बन रहे हैं? आपको ये तमाम बातें उस वक्त बुरी नहीं लगती। जब आप पर बात आती है, जब आपकी जमीन पर बात आती है, तो आप तिलमिलाते हैं, कुछ दिनों तक के लिए तिलमिलाते हैं, बयान जारी करते हैं और उसके बाद खामोश हो जाते हैं, या यूं कहें कि डर जाते हैं। यही हाल है अरब मुल्कों का और उनके साथ ओआईसी के उन तमाम 56 मुल्कों का। मैं ईरान को इसमें छोड़ रहा हूं क्योंकि वो खड़ा हुआ है तनकर। बाकी 56 मुल्कों का करीब करीब यही हाल है हर बार की तरह। ये देखिए, सऊदी अरब की तरफ से इसे कट्टरपंथ और अस्वीकार्य बताया, जबकि मिस्र भी कह रहा है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। पाकिस्तान ने भी अपने विदेश मंत्रालय के बयान में उनकी तरफ से कहा गया कि इस्लामाबाद, मिस्र, जॉर्डन यानी वो तमाम देशों का जिक्र कर रहे हैं ये, और कह रहे हैं कि भाई ये अस्वीकार एक तरीके से। अब चलिए हम सीधे चलते हैं कि जो जैसा इमरान जी ने जिक्र किया था उन सिक्कों का, उन प्रतीकों का। एक बार वो हम आपको सिक्का दिखाते हैं, वो आप देखेंगे किस तरीके से आखिर उनके जो 10 का, उनको क्या बोलते हैं, 10 अगोरा का सिक्का, ये देखिए बाकायदा
ये है, हालांकि आपको हो सकता है कि इसमें मैप बकायदा ना समझ में आ रहा हो फिलहाल, लेकिन हम एक बार फिर से आपको वो चीजें दिखाएंगे जब एक बार इसराइल आखिर 1947 में क्या हाल था, उसके बाद धीरे धीरे करके हाल के वर्षों में किस तरीके से बढ़ता गया। पहले तो ये बताइए कि 10 अगोरा का जो सिक्का है इसराइल का, उसमें एक नक्शा बना हुआ, एक मैप बना हुआ है जो मौजूदा इसराइल के मैप से मेल नहीं खाता। तो ये आखिर ये पूरा इलाका क्या है, हम इसको बड़े स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो देखिए ये ही है ग्रेटर इसराइल। इसमें 5 अरब देशों की जमीनें आती हैं और वो नदियां आती हैं, वो पहाड़ आते हैं जिन्हें इसराइल ग्रेटर इसराइल का हिस्सा मानता है। और वो ये मान कर चलते हैं कि 2500 पहले ईश्वर ने, खुदा ने उनसे वादा कर रखा है कि तुम्हें तुम्हारी जमीन पर बसाया जाएगा। तो जब इजराइल का क़याम इजराइल हुआ 1947-48 में, तो उसने बढ़ना शुरू किया जब वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश जीता और ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया का पतन हुआ, सल्तनत उस्मानिया हारी। उसके बाद इसराइल आता है, नमूदार होता है दुनिया के नक्शे में। एक बहुत छोटा सा इलाका फिलिस्तीन के करीब इसराइल के लोगों को या यहूदियों को रहने के लिए दिया गया था, ब्रिटेन ने दिया था। जैसे ही ब्रिटेन वहां से बाहर निकलता है, उसके बाद शुरू होता है कब्जा करने का तांडव। ये बात हम नहीं कह रहे, इसको इतिहास कहता है, आप पढ़ सकते हैं। और पहला नकबा होता है, जैसा कि आरोप लगता है कि इसराइल की फौजें, जो कि उस वक्त भी टेक्निकली काफी स्ट्रांग थी, उनके पास स्ट्रांग हथियार हुआ करते थे और अमेरिका की सरपरस्ती थी, ब्रिटेन की सरपरस्ती थी, जिसके चलते वो फिलिस्तीन के गांव में घुस जाती हैं और वहां से लोगों को खदेड़ना शुरू करती हैं। रातों रात ये कार्रवाई चलती है, ऐसा आरोप लगता है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर अक्सर चर्चा होती है। इसे फिलिस्तीन के लोग पहला नकबा कहते हैं, जब उन्हें उनके घर से खदेड़ा गया और एक हिस्सा फिर इसराइल अपने अंडर में ले लेता है। उसके बाद अरब देशों और इसराइल के बीच में जंग होती है। उस वक्त अरब देशों में गैरत थी, वो आते हैं अपने हथियारों के साथ जो उस वक्त उनके पास थे और इसराइल से जंग लड़ते हैं, लेकिन वो इसराइल से बुरी तरह हार जाते हैं। वो इसराइल की ताकत को समझ नहीं पाते हैं। जब वो हारते हैं तो यही मौका होता है कि इसराइल वेस्ट बैंक, गजा जो फिलिस्तीन कहलाता था, उस पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है। यरूशलेम जो कि उस वक्त एक स्वायत्त सिटी था, वह भी इसराइल के अंडर में आ जाता है और एक तरह से पूरा यरूशलेम इसराइल की, तो मस्जिद अक्सा जो है वो इसराइल के कंट्रोल में आ जाती है, जो आज तक है। अब एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये द इवोल्यूशन ऑफ इजराइल्स टेरिटरी। ये चूंकि ग्राफिक है तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट मिल सकता है। 1947 में एक बार आप देखेंगे जब संयुक्त राष्ट्र पार्टीशन हुआ था, एक तरीके से जो प्लान रखा गया था, उसमें आपको कलर पूरे दिखाई दे रहे होंगे। जेविश स्टेट यानी इसराइल को जो मिला था वो करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 14,100 किलोमीटर के आसपास था। लेकिन अरब स्टेट जिसकी बात कर रहे हैं इमरान जी, उन्हें करीब करीब 11,500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया दिया गया था। अगर आप ये देखेंगे जी तो ये रंग वाइज आपको दिखाया गया, हालांकि थोड़ा एरिया दिया नहीं गया था दिव्यांशु, उनका ही था। इसराइल को जो नीले रंग का आप हिस्सा देख रहे हैं, इसराइल को के लिए दिया गया था। बाकी हिस्सा अरब का था। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जेरूसलम को जो है वो इंटरनेशनल जोन के रूप में रखा गया था, यानी इस पर किसी का एक स्वायत्त तौर पर ये पूरी जमीन थी। लेकिन अब आप आगे बढ़िए 1949 में जाइए, अब यहां पर आपको दिखेगा कि किस तरीके से इसराइल अपने आप को विस्तरित कर रहा है। ये अरब इजराइल वार हो चुकी है। अरब इजराइल वार के बाद में बहुत तेजी से इजराइल का कंट्रोल उन इलाकों में हो गया जो उन्होंने जीत रखा था। उसमें अरब देशों के भी कुछ इलाके शामिल थे। बाद में कुछ समझौतों के तहत वो वापस भी किया गया और कुछ इलाकों पर कंट्रोल पक्का हो गया। जी देखिए, थोड़ा सा आपको रंग डिफरेंट मिल सकता है। यहां पर असल में होना चाहिए था जो वेस्ट बैंक का एरिया दिखाया गया, उसको कलर जो है आप चेंज कर लेना थोड़ा। ये बढ़ता चला जा रहा है। अब आगे 1967 में आप जाएंगे, 6 दिन की जो वॉर हुई थी, युद्ध हुई थी, उसके बाद की स्थिति देखिए किस तरीके से इसराइल ने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया है। और अब आगे जब चलेंगे तो इनका जो टोटल उस वक्त का अगर आप किलोमीटर एरिया पर देखेंगे तो वो करीब करीब 88,000 किलोमीटर हो चुका था। हालांकि एक प्रायद्वीप है, उस पर भी कब्जा इन्होंने कर लिया था, जो 60,000 किलोमीटर के आसपास खुद। ये अरब इजराइल युद्ध के बाद की स्थिति है। ये वाला जो तीसरा नक्शा 1967 का, जब तक इसराइल का काफी हिस्सा बढ़ चुका था और अरबों
के हाथ से बहुत सी जमीन जा चुकी थी। ये देखिए, यानी साफ तौर पर देखिए 1947 में आपको कितना दिख रहा है, 14,100 किलोमीटर। इसके अलावा अब 1949 में जाते हैं, 2 साल बाद करीब करीब ये बढ़ जाते हैं 20,770 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में। अब यहीं से अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे आप 1967 में, तो मैंने बताया जो प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद इनका टोटल क्षेत्रफल कुछ टाइम के लिए बन जाता है 88,000 स्क्वायर किलोमीटर। यानी 14,000 से इनका कारवां शुरू होता है और 88,000 तक पहुंचता है। अब आगे चलेंगे अगली स्लाइड पर, वहां पर आपको दिखाएंगे कि मॉडर्न स्टेट ऑफ इसराइल। एक बार हम आपको 1947 वाला फिर से दिखा देते हैं बड़े चार्ट पे, कि देखिए किस तरीके से ये जो शुरुआत में ये इसराइल का जो हिस्सा उस वक्त जो उसे मिला था, और ये किस तरीके से अरब पे जो अरब स्टेट है उस पर किस तरीके से कब्जा करते हुए जा रहा है। अब अगले पे चलेंगे, वहां आप जाकर अगर देखेंगे तो उसमें आपको बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। अगले ग्राफिक में चलते हैं हम जी। अब ये देखिए आप 1949 जो मैंने बताया आपको किस तरीके से उन्होंने प्रायद्वीप पर कब्जा कर रखा था, ये पूरा हिस्सा जो है वो इजिप्ट के हिस्से में आता है, हालांकि अभी फिलहाल में, लेकिन उस वक्त इन्होंने यहां पर भी कब्जा कर रखा था। और उस हिसाब से इनका जो टोटल स्क्वायर किलोमीटर मैंने बताया था, वो जो 88,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इनका टेम्परेरी तौर पर था आफ्टर वॉर। लेकिन जिस ग्रेटर इसराइल की बात अमेरिकी राजदूत कर रहे हैं, उसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और सऊदी का भी बहुत बड़ा इलाका आता है। बिल्कुल, जो वो मैं दिखाऊंगा वो ग्राफिक आगे उस ग्राफिक को दिखाया जा किस तरीके से जो अभी की स्थिति जो बताया जा रहा है कि ग्रेटर इसराइल, ये 1967 का है। अब आगे चलेंगे, ये देखिए वही सिनाई जो प्रायद्वीप था जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। अब ये देखिए किस तरीके से अभी फिलहाल की स्थिति है, ये आप देख पा रहे होंगे। जो इसराइल है ये स्थिति इसकी ये नजर आ रही है जी। और अब आगे हम आपको लेकर चलते हैं, आखिर कौन से ग्रेटर इसराइल की बात की जा रही है, वो अगले हिस्से में आपको स्लाइड में नजर आएगी। ये देखिए पूरी तस्वीर, ये ग्रेटर इसराइल इजिप्ट का भी हिस्सा है जी, आप देखेंगे। इसके अलावा सऊदी अरबिया का भी कुछ हिस्सा नजर आ रहा है, इराक, सीरिया, लेबनान, इसके अलावा ये मतलब हर जगह पहुंच चुका, तुर्की तक का भी कुछ हिस्सा जी। इसमें इसको अच्छे से समझते हैं दिव्यांशु, यही है ग्रेटर इसराइल, जिसके अंदर आपका सऊदी अरब भी आ जाता है, इराक भी आ जाता है, सीरिया भी आ जाता है, मेडिटेरियन सी का एक बड़ा हिस्सा आ जाता है, और इजिप्ट जो उनका पड़ोसी है मिस्र, वो भी आ जाता है। देखिए इजराइल का सीधा संकेत है, उनके परचम में भी ये बना हुआ है, 2 नीली लाइन जो बनी हुई है वो ये बताती है कि जो नील नदी से लेकर इराक में दरियाए फरात तक का ये पूरा इलाका जो है इसराइल का है, ठीक है। और इसके बीच में डेविड का सितारा बना हुआ है जो बताता है कि वो इसराइल का प्रॉमिस लैंड है, ठीक है। इसको उनको हासिल करना है, और ये बात कोई नई नहीं है, जैसा कि हमने शुरू में भी जिक्र किया। और वक्त वक्त पर उनके लीडर, उनके बुद्धिजीवी जो हैं इसराइल के, वो इस बात को दोहराते भी रहे। 2024 की बात है, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इसराइल के लीडर एवी लिप्किन जो थे, उन्होंने कहा था कि आखिरकार हमारी सीमाएं लेबनान से सऊदी अरब के ग्रेट डेजर्ट तक के फैलेंगी, और फिर मेडिटेरियन सी से फरात नदी इराक तक के बीच हमारी सीमाएं होंगी। उनका कहना था कि हम मक्का, मदीना और माउंट सिनाई पर भी एक वक्त आएगा जब हम कंट्रोल हासिल कर लेंगे। तो ये फिर जब ये बातें आती हैं सामने तो बड़ा विरोध होता है अरब देशों की तरफ से, बार बार हवाले दिए जाते हैं इंटरनेशनल कवानीन के, लेकिन अरब देशों को इंटरनेशनल कानून उस वक्त याद नहीं आता जब 2.5 साल में गजा धूल के शहर में तब्दील हो गया, खंडरों में बदल कर रह गया, और यूएन में बैठे वो ओपेक, वो ओआईसी के मुल्क, और ओआईसी जो कि खुद अपने आप में संगठन है, यूएन तो चलिए छोड़ दीजिए, जैसा कि आरोप लगता है कि वहां पर अमेरिका का प्रभाव है, इजराइल का प्रभाव है, लेकिन ओआईसी जो आपका संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वहां पर आप क्या करते हैं? वहां पर सिर्फ निंदा करते हैं, वहां पर आप सिर्फ प्रस्ताव पारित करते हैं, न उन प्रस्तावों पे कोई ध्यान देता है। ऐसे कागज के टुकड़े की तरह अमेरिका और बाकी देश उड़ा के फेंक देते हैं, यूरोप आपके प्रस्तावों को उड़ा के फेंक देता है, फिर आप खामोश हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी तो खुद अमेरिका ने ले रखा है। तो आप किसको आंखें दिखाएंगे? आप किसके नाम से निंदा करेंगे? इजराइल के नाम से। इजराइल खुद अमेरिका का पक्का दोस्त है, और ऐसा माना जाता है, ऐसा आरोप लगता है कि इजराइल के ऊपर अमेरिका का हाथ है। तो जब इजराइल में मौजूद अमेरिकी जो शख्स हैं, जो राजदूत हैं, वो ये बात कह रहे हैं, तो कोई इसमें उसकी बात नहीं होनी चाहिए, आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि ग्रेटर इसराइल एक तरह से पूरा ख्वाब है, और उसको हासिल करना इजराइल का लक्ष्य है।
पाकिस्तान की एंट्री क्यों होती है आखिरकार? जब मैं आपसे बात भी कर रहा था कि उसका तो कोई एरिया उसमें नहीं जा रहा। बिल्कुल, क्योंकि फिलिस्तीन का जो मसला है वो एक भावनात्मक मसला है और ये मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक भावनात्मक मसला है। लेकिन सिर्फ मसला ही है, जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई बार बार अपने संबोधन में, बार बार अपने खिताब में कहते हैं कि ए मुस्लिम ममालिक, आओ एक हो जाओ, एक छतरी के नीचे आ जाओ, हमारे हित एक साथ होने में जुड़े हुए हैं। आओ, अगर आपको इजराइल की ताकत का मुकाबला करना है या उसके विस्तार होने का मुकाबला करना है तो आपको एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा। तब ये सारे अरब और मुस्लिम मुल्क इधर उधर दाएं बाएं हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ईरान अपनी मंशा, दबे छिपे कहते हैं या इस तरह की बातें कहते हैं, अरे ईरान और इसराइल तो मिले हुए हैं, ईरान तो अपना प्रभाव दिखाने के लिए या मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने के लिए इस तरह की कोशिश करता है और ये तो ईरान का अपनी अपनी रणनीति है। ये कहकर आप बहानेबाजी करके अलग हो जाते हैं। लेकिन जब फिर आप पर के, क्योंकि आप ये जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन वो नहीं रुकने वाला। इजराइल का तो एक इतिहास ही रहा है, वो नहीं मानता, ना आपकी दोस्ती को समझता है और ना ही आपके दबदबे को समझता है। वो जब उनको जैसा बढ़ना होगा, उसकी एक मिसाल आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। सीरिया में, जिसे शाम कहा जाता है, बशर अल असद की हुकूमत का तख्ता पलट होता है, हयात तहरीर अल शाम आ जाती है, HTS आ जाती है। जैसे ही HTS आई, बशर अल असद रूस निकल जाते हैं, वहां पर ईरान का ग्रिप या पकड़ कमजोर हुई। इसराइल ने ताबड़तोड़ गोलान हाइट्स में रातों रात कंट्रोल हासिल कर लिया। वो गोलान हाइट्स जो सीरिया की थी और रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, वहां पर इसराइल की फौजें टहल रही थी। जब अबू मोहम्मद जौलानी, जिन्हें अब अहमद अल शरा कहा जाता है, जो प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, उनसे पूछा जाता है कि ये क्या हो रहा, तो कहते हैं हमारी इजराइल से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें उनसे नहीं लड़ना है, या एक गोली भी इसराइल के खिलाफ नहीं चलेगी। और आज गोलान हाइट्स पर पूरी तरह से इसराइल का कब्जा है, जहां से वो सीरिया से लेकर लेबनान तक के और ये गज्जा तक के नजर रख रहा है। वो इतना सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण इलाका है गोलान हाइट्स। उन्होंने आनन फानन में त्वरित कार्रवाई करते, तो उसी से आप उनकी मंशा और लक्ष्य समझ सकते हैं कि जब जब उनको मौका मिलेगा, जहां जो अरब मुल्क कमजोर पड़ेगा, वो वहां पर हावी हो जाएंगे। उनका एक सूत्रीय लक्ष्य है। और यही वजह है, जब तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार कहा था कि यरूशलेम तो मुसलमानों का है, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया ने आज का यरूशलेम बसाया है, क्योंकि जो रजब तैयब एर्दोगान है अपने आप को मुस्लिम दुनिया के खलीफा की तरह पेश करते हैं और ये कहते हैं कि यरूशलेम हमारा है, सल्तनत उस्मानिया के दौर का है। तुर्की तो सल्तनत उस्मानिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो पीएम नेतन्याहू गुस्सा हो जाते हैं और वो यरूशलेम पहुंच जाते हैं। यरूशलेम पहुंच के संदेश देते हैं कि 2700 साल से यरूशलेम हमारा है। उसके बाद एर्दोगान खामोश हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि इजराइल अपनी चीजों को लेकर कितना एक्टिव है। वो यरूशलेम पहुंच के मैसेज देते हैं कि यरूशलेम हमारा है। तो आप समझ जाइए कि वो वक्त, और यही तुर्की जो कहता है कि हमने सारे कारोबारी रिश्ते गजा के बाद से छोड़ दिए हैं इजराइल के साथ, आज भी सप्लाई लाइन दे रहा है इजराइल को। आप क्यों पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं? जैसा कि आरोप लगता है सारी सप्लाई लाइन सऊदी दे रहा है, इजराइल दे रहा है। जिस दिन ईरानी मिसाइलें उड़ेंगी, जिस दिन जंग छिड़ती है, अगले हफ्ते तक पूरे इम्कानात हैं कि जंग शुरू हो जाए। अगर जंग छिड़ती तो ये कौन रोकेगा ईरानी मिसाइलों को? ये वही अरब मुल्क होंगे जो रोकेंगे, जो एक दिन ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनेंगे। इसकी सोशल मीडिया पर चर्चा होती है और बड़ा तगड़ा आरोप लगता है कि यही वो हिस्सा है। और आप ये यरूशलेम सिटी देख रहे हैं, ये अक्सा है, मस्जिद अक्सा। हालांकि मस्जिद अक्सा ये नहीं कही जाती, लेकिन सिंबॉलिक इसे ही कहा जाता है। मस्जिद अक्सा, इसके प्राचीन जो मस्जिद अक्सा है वो इसके करीब है, बाजू में है, लेकिन इसको सिंबॉलिक तौर पर इस गोल्डन जो गुंबद है इसे ही मस्जिद अक्सा माना जाता है। और ये मस्जिद अक्सा आज किसके कंट्रोल में है? इसराइल के कंट्रोल में है। यरूशलेम इसराइल के कंट्रोल में है और अरब मुल्क चुप है। और वो तो इशारों में ये भी दावा करते हैं कि एक दिन मस्जिद नबवी भी हमारा ही हिस्सा होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी वो देने के लिए। जिस तरीके से आपने देखा कि इसराइल कैसे 1947 से लेके अब तक का उसका इतिहास रहा है, चाहे वो किसी तरीके से उस पर आरोप लगते हुए कब्जा करने की या खुद ग्रेटर इसराइल बनाने के सपने की, वो लगातार उसी के आधार पर उसी तरीके से अपने कदमों को बढ़ा रहा है। सवाल ये है कि जिस तरीके से अमेरिकी राजनयिक की तरफ से बयान दिया गया, क्या वो सिर्फ इशारा था या संकेत है? क्योंकि ईरान से अभी तनाव चल रहा है और इस बीच अरब मुल्कों को भी एक
चेतावनी हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते। अगर इसमें बहुत कम समय लगेगा, बेल आइकन और सब्सक्राइब को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और तमाम ऐसी जानकारियां इमरान जी के थ्रू भी आप तक पहुंचती रहे। मेरा नाम है दिव्यांशु, शुक्रिया, नमस्ते। शुक्रिया।